Hello students, today we will focus on galvanic cell part of electrochemistry. So we will describe what are galvanic cells and how are they prepared. So let's concentrate upon this. First of all, redox reactions. They are of two types, direct and indirect. Direct means in which oxidation and reduction take place in one beaker or one container. However, in indirect, oxidation and reduction take place in separate beakers. So, ये जो गैल्वेनिक सेल हैं, हमने अभी रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह का पढ़ा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब है हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर सपोज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और इसमें जिंक का रॉड रखा. व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम some reddish brown deposit will deposited on zinc rod and intensity of copper sulfate solution decreases. ये solution blue कलर का होता है और after some time इसका कलर जो उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी. It means copper sulfate में से जो कॉपर आयंस है they are converted into copper and get deposited on zinc rod. और जिंक अपना मास लूज करके जिंक आयन को सॉल्यूशन में भेज रहा है. तो इसमें रिएक्शन जो हुआ, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. ना अगर हम अपने पास बात करें किसी गैल्वेनिक सेल की, गैल्वेनिक सेल जो कि इनडायरेक्ट टाइप का सेल है, another name for it is electrochemical cell और another name is voltaic cell. गैल्वेनिक नाम और वोल्टेक इसलिए पढ़ा, साइंटिस्ट गैल्वेनी एंड वोल्टाई ने निकाला. और इलेक्ट्रोकेमिकल नेम क्यों पढ़ा? बिकॉज दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन अ, जो भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन किया उसके अंदर, उस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका कन्वर्जन करना इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दैट सेल. अब ये जो सेल है, जैसा कि वी हैव ऑल्सो लर्न इन +1 दैट उस सेल में हमने 2 कंटेनर्स का इस्तेमाल करना है. तो ये हमने 2 बीकर्स बनाए. नाउ इन वन बीकर हमने जिंक रॉड रखा, जिंक सल्फेट के ही सॉल्यूशन में, और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिया. दूसरी तरफ हमने कॉपर रॉड रखा कॉपर सल्फेट में एंड वहां पे भी हमने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया. देन हमने इसको बैटरी के नेगेटिव पोल के साथ जोड़ा, ये नेगेटिव पार्ट, और इट विल एक्ट एज एनोड. दूसरे पार्ट को हमने, दूसरे जो इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी के साथ जोड़ा, इट विल एक्ट एज कैथोड. ना जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है वो एनोड टू कैथोड जाती है. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ये मैं आपको सारे फीचर्स साइड बाय साइड बता रही हूँ. अगेन रिपीट कर रही हूँ जहां तक हमने लिखा है. दैट जिंक रॉड इज टेकन इन लेफ्ट बीकर and it is dipped in zinc sulfate with 1 molar concentration. Then copper rod is dipped in copper sulfate solution
and that beaker is placed on the right hand side. Zinc rod is connected with negative pole of the battery and act as anode, whereas copper rod is connected with positive pole of the battery and act as cathode. Then one salt bridge. Salt bridge एक ऐसा inverted U-shaped tube है. This is called salt bridge. Why salt? क्योंकि it is filled with some salt. से वो salt KCl भी हो सकता है, KNO3 भी है, and it can be K2SO4. क्योंकि इनमें से कोई भी सॉल्ट इसके अंदर हो सकता है, इसे हमने सॉल्ट बोला. और ब्रिज क्यों बोला? क्योंकि ये दो बीकर्स में आपस में कनेक्टिविटी बना के रखता है. इसका एक एंड एक बीकर में है और दूसरा एंड दूसरे बीकर में है. तो अब इसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड. ये हमारा एक और फीचर. और नेक्स्ट फीचर ये है कि जो करंट फ्लो करेगा, यू मस्ट बी नोइंग, फिजिक्स में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन और करंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड, तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड. नाउ व्हाट विल हैपन? यहां से सपोज हमने KCl ही लिया, तो पोटेशियम आइंस इस बीकर में जाएंगे और नेगेटिव आइंस इस बीकर में जाएंगे. वाई? सिर्फ अंदर न्यूट्रलिटी के लिए, क्योंकि जिंक रॉड जब डिसॉल्व होना शुरू होगा तो अंदर क्या बनेंगे? जिंक आइंस. और जिंक आइंस को, क्योंकि वो केटाइन है, न्यूट्रल करने के लिए क्लोराइड आइन इधर जाएंगे. और यहाँ पे जब हमारे पास कॉपर जो है वो बनाएगा, कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे, वो क्या बनाएगा? कॉपर आइंस और सल्फेट आइंस. तो यहाँ पे जो सल्फेट आइन है वो इस पोटेशियम आइन के साथ मिलेंगे और कॉपर आइन, ये जो कॉपर आइन बने यहाँ पे इस कॉपर पे इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएंगे. ये जिंक धीरे धीरे अपना वेट लूज करेगा. क्यों? बिकॉज लेफ्ट बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है और राइट बीकर में रिडक्शन हो रही है. रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर बनाया. इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि कॉपर का डिपॉजिट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है. जबकि इसमें ऑक्सीडेशन हुई. कैसे? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी क्या बनाया? जिंक 2 पॉजिटिव, दिस वन. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक प्लेस, वेयर एज कॉपर आइन का रिडक्शन हुआ और जो कॉपर बना ये मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हुआ? कॉपर इलेक्ट्रोड पे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो गया. तो हमने क्या देखा कि जो सॉल्ट ब्रिज का केटाइन है वो राइट बीकर में जाता है और सॉल्ट ब्रिज का एनाइन लेफ्ट बीकर में जाता है, ओनली टू मेंटेन व्हाट? न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे 2 हाफ सेल बन गए. दिस साइड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और इसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं राइट बीकर को. और these all are features which you have to mention while explaining these cells. तो यहाँ पे ये सारे फीचर हमने जो पढ़े कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होनी है और राइट पे रिडक्शन होनी है और कैसे कॉपर डिपॉजिट हुआ, उससे हमारे पास एक और चीज की बात समझ आई कि जिंक का वेट धीरे धीरे लूज करेगा. तो वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस और वेट ऑफ कॉपर इंक्रीजेस. ये आपको यहां से डायग्राम से भी क्लियर हो गया. जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा, और ये सब ऐसे ही नहीं होना, सेल पढ़ा पड़ेगा नहीं होना. व्हेन सेल वर्क्स, तो जब भी ये सेल काम करेगा इस तरह से हमारे पास क्या? दैट इज वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस और वेट ऑफ कॉपर इंक्रीजेस. नाउ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे हम आ रहे हैं. और व्हाट इज दैट पॉइंट? कि अगर हमारे पास, मैं यहां पे आपको 3 केसेस डिस्क्राइब करने जा रही हूं. से अगर हमारे पास इसी तरह से ये सेल बना हुआ है, सेल को साथ ही में हमने देखना है, और हम पॉइंट ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक तो सेल का ईएमएफ और एक एक्सटर्नल ईएमएफ,
तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल ईएमएफ सेल की ईएमएफ से कम हो, पहले तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे? जो हमने बात की सेल पोटेंशियल कह लीजिए, तो सेल पोटेंशियल पहले कैसे निकालना है? तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। व्हाट डज इट मीन? हम क्या निकालने जा रहे हैं? दैट इज सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? जो कैथोड का माइनस एनोड का। कैथोड कौन सा पार्ट जहां पर रिडक्शन होती है? तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड वो पार्ट जिसपे रिडक्शन हो रही है, एनोड वो पार्ट जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड वाले की वैल्यू हमने पहले पुट करनी है, फिर एनोड वाले की, और जो भी वैल्यू आएगी उसके यूनिट्स क्या होंगे? वोल्ट्स, जिसको सिंपल वी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, बाहर से भी हमने पोटेंशियल लगाया, उसको हमने क्या बोल दिया? ई एक्सटर्नल। और ये ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल। तो अगर हमने अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है तो तीन केसेस अराइज हो सकते हैं। ए पार्ट ये लिखा, बी पार्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई सेल, या थर्ड पार्ट ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन जो हम बाहर से एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं इसी सेल को। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या फर्क पड़ेगा, करंट को क्या फर्क पड़ेगा, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इन तीनों केसेस में हम क्या देखेंगे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो फर्स्ट केस, जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज लेस देन सेल पोटेंशियल, देन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड ही जाएंगे, और जो करंट है आई वो कैथोड टू एनोड जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में एक्चुअल में हुआ है। जाने कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ ही जाएंगे, और जो करंट है वो कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। सेकेंड केस में जहां ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई सेल है, मीन्स अपोजिंग पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जीरो है, इन दैट केस सेल विल स्टॉप वर्किंग, कुछ नहीं होगा, करंट जीरो, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, नो केमिकल रिएक्शन बिकॉज करंट इज जीरो। सेल विल स्टॉप वर्किंग। तो एनी वर्ड यू कैन यूज। नाउ थर्ड केस, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन सेल पोटेंशियल, देन व्हाट विल हैपन? तब सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जाने की कैथोड वाला पार्ट एनोड बन जाएगा और एनोड क्या बन जाएगा? कैथोड। इससे क्या होगा? तो कभी भी हमें ये क्वेश्चन आ जाए, क्या कैथोड एनोड बन सकता है? बन सकता है। कब? जब एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन सेल पोटेंशियल। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा? दैट इज, हमने बताया अभी कि कैथोड एनोड बन जाना है, जाने कि ये जिंक वाला क्या बन जाना है? कैथोड, और यहां पर क्या जाना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव। अब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने तो एनोड टू कैथोड ही एक्ट करना है, लेकिन एनोड टू कैथोड ही एक्ट करना है, लेकिन होना क्या है कि जिंक ने कैथोड बन जाना है और कॉपर वाले ने एनोड बनना है। इससे क्या हुआ कि जो करंट है, जब इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो किए अब कॉपर टू जिंक, तो करंट क्या फ्लो करेगा? जिंक टू कॉपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से अब जिंक की क्या हो जाएगी? डेपोजिशन। जिंक विल गेट डिपॉजिटेड, जबकि फर्स्ट केस में कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर, और यहां पे जिंक विल डिपॉजिटेड ऑन जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये हमने तीन तरह के केसेस यहां पे डिस्कस किए हैं, और इसी का एक वर्जन, इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है डेनियल सेल। और इस सेल की खासियत, इसका नाम स्पेसिफिक है डेनियल सेल। तो कभी भी एक नंबर में आए विच इज डेनियल सेल, वो है जिसका सेल पोटेंशियल
1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट। और ये सारी चेंजेस जो हमने ऊपर पढ़ी तीनों, वो तब होंगी जब ई सेल हम कितना लेंगे 1.1, और इससे कम ज्यादा या इसके इक्वल मान के वो तीनों केसेस यहाँ पे भी अराइज हो सकते हैं। तो व्हाट इज ड्रेनियल सेल? in which cell potential is 1.1 volt, and this is the most commonly used electrochemical cell. Then आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, you have to do that question, that is what is the difference between galvanic cell and electrolytic cell. galvanic cell और electrolytic cell, एक मेन डिफरेंस ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो तो यहीं पे बता दूं। galvanic cell में अभी आपने पढ़ा एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज, और जबकि आपने जब इलेक्ट्रोलिसिस किया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, तब हमने क्या किया था, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह से हमने गैल्वेनिक सेल को कितने बीकर्स में पढ़ा? 2 बीकर्स में, ये दूसरा डिफरेंस। और इलेक्ट्रोलिटिक को कितने सेल्स में पढ़ा था हमने? ओनली इन 1 बीकर। हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा 1 बीकर के अंदर पढ़ा, और यहाँ पे 2 बीकर्स लिए। जो गैल्वेनिक सेल है ये क्या है? ये स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये स्पॉन्टेनियस है अपने आप ही होता रहता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन जो भी होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि ये तब तक होगा जब तक उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमने अभी अभी आपको बताया सॉल्ट ब्रिज भी यूज किया गैल्वेनिक सेल में, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में हम सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, और बाकी आपने दोनों किए हैं, यू कैन राइट बोथ ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट पार्ट इसी का ही हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ऑलरेडी इन +1 वी हैव लर्नड अबाउट दैट, तो आज फिर से एक बार उसको सीखते हैं कि कैसे लिखना है। नाउ रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है किसी भी गैल्वेनिक सेल की? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो स्टूडेंट्स जनरली इन जनरल मेटलाइन में कन्वर्ट होती है विद इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखना है। सेंटर में ये बनानी है, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, दिस इज सिंबल फॉर सॉल्ट ब्रिज। इस साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए लिखना है, और इस साइड पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मेटल आयंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटल। अगर हम जनरल बात करें, यहां पे हमें लेफ्ट बीकर की इंफॉर्मेशन देनी है और यहां पे हमें राइट बीकर की इंफॉर्मेशन देनी है। ये सॉल्ट ब्रिज बनाया सेंटर में, जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक 2 पॉजिटिव में, और कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ कॉपर में, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया। और हमने दोनों साइड पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिया, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया? 1 मोलर 1 मोलर। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इट शुड बी क्लियर। अगर मैं ये था किसके लिए? जिंक कॉपर सल्फेट सेल के लिए। नाउ एक और एग्जाम्पल करते हैं, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट। यहां पे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ऑब्वियस है कॉपर की क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई, सपोज हमने यहां पे भी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया, और सिल्वर की क्या हुई? रिडक्शन, सिल्वर आयन की रिडक्शन हुई। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। एक तो आपको लिखने का ढंग आया, दूसरा मैं यहीं पे एक बात क्लियर कर दूं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा कॉपर की ही रिडक्शन होनी है। आपके सामने ये एग्जांपल लिखी है जहां पे इस साइड पे कॉपर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी ऑक्सीडेशन होनी है। मोर इज द रिएक्टिविटी, मोर इज द substance will undergoing, that substance will be undergoing oxidation। तो इस तरीके से हमने यहां तक ये वाला जो एग्जाम्पल है उससे ये क्लैरिटी की है। इसी के साथ आपका रिप्रेजेंटेशन पार्ट इज ओवर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।